नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। पिछले 1000 सालों से हिंदी भारत की प्रधान भाषा रही है और देश की लगभग आधी आबादी हिंदी का प्रयोग करती है। इन सब के बीच बाजारीकरण के इस दौर में जहां पर बहुत सारी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं, वहां पर मन में ये सवाल उठना कि हिंदी का क्या होगा, ये स्वाभाविक है। भविष्य में हिंदी का स्वरूप क्या होगा? क्या हिंदी इसी तरह से आगे बढ़ती रहेगी? हिंदी के विकास में प्रमुख बाधक कौन से हैं और हिंदी के सामने चुनौतियां कौन सी है? आज सीधी बात में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एएन त्रिवेदी, यूको बैंक के मुख्य प्रबंधक है, ये राजभाषा के साथ भी जुड़े हुए हैं। कालीचरण बासपुर, ये लेखक है। बद्री यादव, ये पूर्वोत्तर के राजभाषा विभाग के उपनिदेशक हैं। विजय प्रकाश है हमारे साथ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्षेत्रीय मुख्यालय के प्रबंधक, ये साहित्यकार भी है। पापुरी चक्रवर्ती भी हैं, जूनियर ट्रांसलेटर हैं ये। साथ ही तेजपुर से जुड़ रही हैं हमारे साथ अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा किरण तेब्रेवाल, ये लेखक भी है। आप सभी का हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एएन त्रिवेदी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। हम सभी को पता है हिंदी दुनिया की बोले जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन फिर भी अंग्रेजी के दबाव में ये कहीं ना कहीं दबी हुई है। ऐसे वक्त में ये पूछना लाजमी है कि हिंदी कोई क्यों पढ़े? क्या भविष्य है हिंदी का आज के युग में? आपकी क्या राय होगी इस पर? जो श्याम और श्वेत दोनों ही पक्ष हैं हिंदी के समक्ष आज। हिंदी का एक पक्ष है जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और कोई रोकने वाला नहीं है, और इसका एक यह भी उदाहरण है कि हम आज इस पूर्वोत्तर के प्रांत में बैठ के हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। तो ये तो इसका जो श्वेत पक्ष है वो। श्याम पक्ष ये है कि हिंदी से जुड़े हुए लोग जिस दायित्व के निर्वहन की अपेक्षा हम उनसे करते हैं वह ये नहीं कर रहे हैं। हिंदी से जुड़ना एक राष्ट्रीय कार्य था हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौर में, और उसके पहले जाएं तो एक सांस्कृतिक और भाषाई सूत्र की रचना का कर्तव्य था सल्तनत काल में, मुगल काल में और उसके बाद। लेकिन दुर्भाग्य से स्वाधीनता के बाद ज्यों-ज्यों हमारा देश प्रगति की सीढ़ियां चढ़ता चला गया, भाषा का यह पक्ष जिसमें हिंदी को स्थापित करने का प्रयास किया गया था कमज़ोर पड़ता चला गया। इसलिए आज कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी का पक्ष कमज़ोर हो गया है, और वो स्वाभाविक भी है। थोड़ी सी बात में एक वाक्य और जोड़ूंगा। सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के बाद एक बड़ा ही विचित्र परिदृश्य बना। तुरंत ही सूचना अमेरिका से भारत और भारत से अमेरिका जा रही है, ग्लोब भूमंडल की एक ओर से दूसरी ओर जी। ऐसे में जो बात अमेरिका में आज कही जा रही है वो बात 10 मिनट के अंदर भारत में बुद्धिजीवियों के बीच पहुंच जाती है। इस 10 मिनट के अंतराल में और आधा घंटा जोड़ दें तो भारत के प्रांतों में तमाम जगहों पे पहुंच जाती है जी। ऐसे में होता यह है कि अंग्रेजी की जो शब्दावली, अंग्रेजी के जो विचार, अंग्रेजी की जो उपमाएं, अभिव्यक्तियां आ रही हैं, वो सारी की सारी हिंदी में तुरंत अनुदित नहीं हो पाती और उसी रूप में पहुंच जाती हैं। तो कुछ इन कारणों से हिंदी के विकास को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है, और बाकी बातें तो हमारे पैनलिस्ट कहीं ना कहीं आपका कहना है कि तकनीकी रूप से भी रचनात्मक होने की जरूरत है, जिसकी वजह से अपनी बात हम आगे ला सकते हैं। विकास जी, आपका क्या कहना है? क्या भविष्य है हिंदी का आज के युग में? आपकी क्या राय होगी? आपने हिंदी के भविष्य की बात कही है, और भविष्य पे निसंदेह हम लोग सोचते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी का भविष्य ही नहीं, उसका अतीत भी बहुत स्वर्णिम रहा है जी। अभी आपने 1000 वर्ष की जो बात कही है मुग़ल काल से लेकर, और डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि सल्तनत काल में और आधुनिक युग तक आते आते हिंदी का इतिहास, हिंदी का अतीत भी बहुत स्वर्णिम रहा है, और हिंदी ने अपने को निसंदेह प्रूव किया है, उसने अपने को सिद्ध किया है कि वही एक ऐसी भाषा है इस पूरे भूमंडल पर जो एक आधिकारिक रूप से न केवल संपर्क की भाषा बन सकती है, बल्कि साहित्य में भी, और दूसरी जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो दूसरे प्रांतों में हम लोग हिंदी को का भविष्य सोचते हैं, उनमें होते हुए भी, और पूरे भूमंडल पर जो बाजारीकरण का जो दौर है उसमें बाजार की भाषा बनने की क्षमता रखती है। तो निसंदेह हिंदी के लिए एक स्वर्णिम पक्ष यही रहा है। लेकिन हाँ, ये भी बात ठीक है कि हिंदी में हम लोग जिस एक भावना के साथ काम करते हैं, उस भावना के साथ हम क्या उसको
जन साधारण तक लोग तक पहुंचा पाते हैं या नहीं पहुंचा पाते, और वह हमें उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते, या अभी भी हमें हिंदी को इस रूप में ही लोगों के पास लेके जाना पड़ता है कि कोई हिंदी विशेष चीज़ है और उनके लिए ज़रूरी है। तो हिंदी ज़रूरी होते हुए भी उनके अपने अंदर की भावनात्मक रुचि कि हिंदी क्यों सीखी जाए, हिंदी पर किस तरह से एक समग्र चिंतन हो और एक विवेचना उसकी हो, तो उसका भविष्य निसंदेह अन्य भाषाओं के साथ साथ एक स्वर्णिम रहेगा। और बाज़ार की भाषा होने के कारण वो पूरे विश्व में अपना जो अभी कहा जाता है कि दूसरे स्थान पर है या पहले स्थान पर है, तो ये बातें बाद की हैं, लेकिन सच में जो स्वाभाविक रूप से उसकी गति है वो निसंदेह अभी उसका अपने को सिद्ध करने की अवस्था में है, और वो अपने को सिद्ध कर चुकी है। तो खुद को साबित करने की अवस्था है और कहीं ना कहीं खुद को साबित भी कर चुकी है। कालीचरण जी, आप क्या कहेंगे? विजय प्रकाश के बातों से क्या आप सहमत हैं? मैं अपना विचार इस प्रकार रखना चाहूँगा। ऐसा लगता है देखने में कि हिंदी दबी हुई है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। क्योंकि अगर हिंदी दबी हुई होती तो विश्व के 145 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन नहीं होता। जी, आज जितने अखबार, समाचार पत्र, टीवी, न्यूज़, रेडियो, ये सब में हिंदी का प्रचलन, प्रचार प्रसार हो रहा है। भारतवर्ष में क्या ऐसे प्रत्येक राज्य में, हर राज्य में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां हैं, और केंद्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी अधिकारी, अनुवादक ऐसे हैं जो हिंदी का बढ़ावा दे रहे हैं। शायद आपको ये पता भी होगा कि आजकल सभी केंद्रीय सरकार के कार्यालय हो, बैंक हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी हो, उसमें हिंदी अनुवादक, हिंदी अधिकारी या सहायक निदेशक हिंदी के पद भरे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति है कि हम कालीचरण जी, पद तो भरे जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हिंदी का कार्यालयों में, ऑफिसों में इस्तेमाल कितना होता है? इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये स्वेच्छा से लोग इसको कर रहे हैं और आपको देखने को भी मिलेगा। लेकिन भाषा ऐसी चीज़ है जो हृदय से जुड़ी हुई है और लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद इतने आपके अनुवादक हो, चाहे हिंदी अधिकारी का पद बिल्कुल भरा नहीं जाता। और हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति भी है। तो हम चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति की हर व्यक्ति, हर कोई जो अपनी भाषा में अपनी चीज़ों को अपनी भाषा में व्यक्त करे, इसलिए हिंदी ज़रूरी है और ये बढ़ता जा रहा है। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई अड़चन तो मतलब आ ही रहा है, लेकिन इन अड़चनों के बावजूद भी हिंदी बढ़ते ही जा रहा है। आपने काफ़ी बातें रखी, हम उस पर विस्तार से बात करेंगे। पहले बद्री यादव जी से भी उनकी राय ले लेते हैं। आप क्या कहेंगे, हिंदी का भविष्य क्या है आज के युग में? मैडम, हिंदी मीन भारत, भारत मीन हिंदी, हिंदी मीन हिंदुस्तान। जी। तो पहले भी हिंदी का प्रयोग किसी न किसी रूप में हमारे देश में होता रहा है और आज तो यह चरम पर है। हिंदी भाषियों की मुख्य भाषा है। आप जानते हैं देश को भाषाई आधार पर कई राज्यों में बांटा गया है, जिसमें हिंदी भाषी क्षेत्र उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इत्यादि हैं। हिंदी के निकट जो खौज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली। इसके बाद गौ क्षेत्र का वर्गीकरण किया गया है। गौ क्षेत्र में आपका इंटायर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत आता है। तो देखिए, हिंदी के दो रूप हैं, एक व्यवहारिक हिंदी और दूसरी कार्यालयीन हिंदी। जी। और भी वर्गीकरण किया जाए तो उसके चार रूप होंगे। एक व्यवहारिक हिंदी, दूसरी साहित्यिक हिंदी, तीसरी फंक्शनल हिंदी और चौथी कार्यालयीन हिंदी। बोलचाल में हिंदी का प्रयोग पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कामाख्या से लेकर के रामेश्वरम तक इसका प्रयोग होता है, अधिक से अधिक इसका प्रयोग होता है। और जहाँ तक साहित्य की बात है, हमारे देश में बहुत सारे हिंदी प्रदेश हैं, गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहाँ भी हिंदी का पठन पाठन होता है। जैसे कि हम असम प्रदेश में हैं,
असम में भी यहाँ के विद्यालयों हम में व्यवहारिक हिंदी और कार्यालयीन हिंदी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले पापुरी जी, आप भी अपनी राय दे सकती हैं। क्या भविष्य है आज के युग में हिंदी का? आप अपनी राय जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो हिंदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, क्योंकि जो पहली पीढ़ी है उससे जो अभी नई पीढ़ी उठ के आ रही है उसमें हिंदी के प्रति मैंने काफ़ी उत्साह देखा है। क्योंकि कार्यालय में जब मैं काम करती हूँ तो जो नए रिक्रूटीज आ रहे हैं, जो नया हमारे पद भरे जा रहे हैं कार्यालयों में, सिर्फ मेरे कार्यालय में नहीं बाकी कार्यालयों में भी जो नए पद भरे जा रहे हैं उनमें हमें हिंदी का जो कार्यालय कामकाज होता है उन्हें उससे मतलब प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें धकेलना नहीं पड़ता वो काम करने के लिए, तो वो लोग खुद अपनी मर्ज़ी से करते हैं। और क्योंकि ये करने का एक एडवांटेज भी है मेरे ख्याल से, क्योंकि हम लोग उनको क्या करते हैं, पुरस्कार प्रोत्साहन योजनाएं भी है सरकार की जिनसे उनको लाभ भी मिलता है। तो मेरे ख्याल से उनका जो काम करने का रुचि है वो ज़्यादा दिखता है, पहले के लोगों के जो तुलना में है वो मुझे ज़्यादा दिखा। तो और नई पीढ़ी में क्या है, अभी अगर मैं क्योंकि यहाँ से हूँ, असम से हूँ, तो नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने ग क्षेत्र में भी काम किया है साउथ में। तो वो दोनों ही जो है साउथ और नॉर्थ ईस्ट दोनों ही ग क्षेत्र में आते हैं। लेकिन मैंने क्या जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो मैंने डिफरेंस देखा है, वो साउथ में क्या होता है, हिंदी के प्रति लोगों का जो मन है वो नॉर्थ ईस्ट का मैंने इंटरेस्ट ज़्यादा देखा है साउथ के कंपैरिजन में। वहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जाके हिंदी में किसी से कुछ बात करती हूँ तो वो अपना लोकल लैंग्वेज में आंसर करने के लिए ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, 90% से ज़्यादा लोग आपको हिंदी में ही रिप्लाई बैक करेंगे, आपको उत्तर हिंदी में ही देंगे। तो यहाँ पे हिंदी का प्रचार प्रसार मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बहुत है। बड़ी बात कही आपने, साउथ और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र किया, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तेजपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं अखिल मारवाड़ी महिला सम्मेलन की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा किरण तिब्रेवाल, उनसे भी बात करते हैं। उषा जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। हिंदी पढ़कर क्या होगा? आज के युग में इंसान को हिंदी क्यों पढ़ना चाहिए? क्या होगी आपकी राय? मेरी राय से, क्योंकि हिंदी प्राय लोगों की आज भारत में मातृभाषा के रूप में हम हिंदी को देखते हैं। तो कोई भी बच्चे की सोच विकसित होती है अपनी मातृभाषा में। तो इसलिए अगर हिंदी में वो पढ़ेंगे समझेंगे तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से जानेंगे और उसका प्रचार प्रसार अच्छे से कर पाएंगे, उनका भविष्य ज़्यादा सुरक्षित होगा। और इसके अलावा मैंने मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि चारों तरफ से पूरे विश्व से काफ़ी लोग, कम से कम 20,000 लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। तो उससे पता चल रहा था कि पूरे विश्व में हिंदी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अगर पूरे विश्व में हिंदी का प्रचार हो रहा है तो मेरी समझ में हिंदी का भविष्य अच्छा है। और अच्छा होगा अगर शिक्षा पद्धति में बदलाव हो, और बदलाव होकर हिंदी का प्रचार और अच्छे से हो। जी बिल्कुल, शिक्षा पद्धति में बदलाव। त्रिवेदी जी, किसी भी भाषा का विस्तार शिक्षा प्रणाली से होता है। अगर हिंदी मीडियम स्कूल की हम बात करें तो असम में गिने चुने हिंदी मीडियम स्कूल ही रह गए हैं। ऐसे में कैसे हो सकता है हिंदी का विस्तार? जैसा हमने आपसे कहा ही कि हिंदी का जो पक्ष है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वो है संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है उस एक तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी, जिसमें ज्ञान विज्ञान के सारे स्रोत उपलब्ध हों, उसमें हिंदी लगातार पिछड़ रही है, जिसमें कहने में हमें कोई संकोच नहीं है कि रोज़ रोज़ शिक्षा में हिंदी भी उसी प्रकार का एक विषय है। शिक्षा चूंकि संघ क्षेत्र का विषय नहीं है, राज्य क्षेत्र का विषय है, तो राज्य सरकारों को इस पर नीति बनाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारों की अपनी अपनी नीतियां हैं जिसके चलते ये कार्य और भी पिछड़ रहा है। और इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य कारण है कि एक भ्रांत धारणा कि अंग्रेज़ी में बेहतर शिक्षा दी जा सकती है या शिक्षा और ज्ञान का कोई एक ही विषय भाषा। हम याद करेंगे डॉक्टर राधाकृष्णन ने के बारे में बहुत बार कहा है और उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से बिजली का बल्ब जल जाए तो उसमें आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, कोई भी बात उसमें की जा सकती है, कोई भी संवाद किया जा सकता है, उसी प्रकार किसी भी भाषा में ज्ञान का कोई भी पक्ष उद्घाटित हो सकता है। हिंदी तो हिंदी है,
आप कल्पना कर सकते हैं कि संस्कृत में हजारों साल पहले इस मानव शरीर के सारे अंगों का नाम लिखा हुआ था। जी। तो जब संस्कृत में प्राचीन भाषा जिसे हम कहते हैं ज्ञान विज्ञान, और यही नहीं, गणित, ज्यामिति, सौंदर्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र, तमाम भाषाएं में काम हुआ था, तो हिंदी में नहीं होने का कारण नहीं है। लेकिन एक मिथ्या धारणा फैली हुई है कि अंग्रेजी ही कर सकती है। इस भ्रम को हम कैसे मिटाएं, इस पर हम सबको विचार करना है। लेकिन ये भ्रम इस बात से ज़रूर मिटेगा कि हमें यह सोचना चाहिए कि ज्ञान की भाषा कोई एक नहीं होती। ज्ञान की भाषा वह होती है जिसे उस भाषा के लोग चाहें और उसे पल्लवित करें। तो ज्ञान की भाषा कोई एक भाषा नहीं होती। बहुत बड़ी बात कही विजय जी। अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व क्या हिंदी को आगे बढ़ने से रोक रहा है? जी नहीं, ये भी एक गलत धारणा है कि अंग्रेजी का बढ़ता हुआ वर्चस्व हिंदी को आगे बढ़ने से रोक रहा है। हिंदी के कई रूप हमारे सामने हैं। हिंदी राजभाषा के रूप में सरकारी कार्यालयों की भाषा हो सकती है, केंद्र सरकार के कार्यालयों की हो सकती है, और उसकी एक अलग नीति है। दूसरे स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने अपने को आम जन से जोड़ा है, और न केवल आम जन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाज़ार की भाषा के रूप में भी हिंदी अपना स्थान बना चुकी है। जहाँ आप अंग्रेज़ी और हिंदी के तुलनात्मक प्रभाव को देखना चाहते हैं, तो इसी से सिद्ध होता है कि हमारे बहुत से न्यूज़ चैनल्स जो अंग्रेज़ी में काम करते थे कुछ समय पहले, वो बाज़ार में स्वीकारे नहीं गए, और उन्होंने इसीलिए हिंदी के माध्यम से अपने को मार्केट में किसी तरह से अपना स्थान बनाए रखने के लिए अपने को जोड़ा। तो भाषा हिंदी बाज़ार की भाषा भी बन चुकी है। तकनीकी भाषा के रूप में भी हिंदी पहले से भी समर्थ थी, और हाँ, एक थोड़ा अंतराल आया कि उस भाषा ने अपने को तकनीकी रूप से अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं के समकक्ष नहीं पाया। आपका कहना है कि हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है कि अंग्रेजी के लोग भी अब हिंदी मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं। निश्चित रूप लेकिन से। मीडिया में हिंदी कितनी साफ और शुद्ध बोली जाती है? मैं एक बात जी जी जी। मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर दूँ, मेरे साथी पैनलिस्ट कह ही रहे हैं, यह तो बिल्कुल सच है कि अंग्रेजी का दबाव हिंदी पर है। इसे स्वीकार कर लेने में मुझे लगता है कि इसका निदान खोजने में हमें सुविधा होगी। अंग्रेजी किस कदर हिंदी को दबा रही है, आप विद्वान से विद्वान व्यक्ति के 5 मिनट के भाषण में हिंदी नहीं पाएंगे उसमें जब तक 10-5 शब्द जबरदस्ती न घुसेड़े जाएं। जी। हम शब्दों को स्वीकार करने के विरोधी नहीं हैं, अभिव्यक्तियां स्वीकार की जाएंगी, लेकिन दिनों के नाम, रंगों के नाम, रिश्तों के नाम अगर अंग्रेजी में घुस रहे हों तो हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजी प्रभावित नहीं कर रही है? जी। ये शब्दावली के धरातल पे, वाक्य संरचना के धरातल पर भी अगर विचार करें तो हिंदी में सोचा ही नहीं जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि अंग्रेजी प्रभावित नहीं कर पा रही है? अंग्रेजी 2 तरह से प्रभावित कर रही है, हिंदी को दुष्प्रभावित कर रही है 2 तरह से। शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ जबरदस्ती चली आ रही हैं, वो आ जाएं, हम उसे स्वीकार कर लेंगे, हमारा हाजमा इतना ख़राब नहीं है। लेकिन उससे भी बुरी बात है कि पूरी अंग्रेजी शब्दावली ही नहीं, अंग्रेजी संरचना हिंदी पर हावी हो रही है। एक राष्ट्रीय पत्रिका है, समाचार पत्रिका है, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निकलती है। आप उसके अंग्रेजी संस्करण से अनुदित हिंदी में जो आ रहा है उसको पढ़िए और पढ़ के देखिए कि क्या वो हिंदी है। तो हिंदी की विकृति इस प्रकार अंग्रेजी के दबाव में हो रही है। जी बिल्कुल। कालीचरण जी, क्या आप मानते हैं कि अंग्रेजी का वर्चस्व कहीं ना कहीं हिंदी को दबा रहा है? ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कुछ शब्द कुछ हद तक तो अंग्रेजी का बढ़ावा या दबदबा तो है, लेकिन उससे आगे भी हिंदी निकल के जा रही है, वो आगे पहुंच रही है, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, बात आप संस्कृति की भाषा की करते हैं, तो अब हम क्या है, हम जो अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, हम बिहू भूल चुके हैं, हम दालों के नाम यदि बच्चों को भेजते हैं, कौन सा दाल, मसूर दाल, ये सारी चीज़ें हम भूल चुके हैं, अपनी संस्कृति भी भूल चुके हैं। तो इसी तरह से हम अपनी भाषा को भी धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन हमें इसका कारण एकमात्र यही है कि मानसिकता का अभाव है और प्रचार प्रसार का अभाव है। तो इनको अगर हम इस बात पर सोचें कि हमें ऐसी मानसिकता लानी होगी और प्रचार प्रसार इसका करना होगा, तो हो सकता है कि हिंदी जितनी बढ़ रही है शायद और आगे बढ़ जाए, और इसमें कुछ विद्वानों का या कुछ लोगों का इस तरह से सहयोग हो, तो हो सकता है कि चर्चा परिचर्चा के बाद कुछ
निर्णय या परिणाम निकले तो शायद आगे बढ़ेगी। जनता का सहयोग जरूरी है, जरूरी हिंदी है, को आगे बढ़ाने बहुत के लिए। जरूरी है। जी बद्री जी, हिंदी की फिलहाल संवैधानिक स्थिति क्या है और पूर्वोत्तर में सरकारी दफ्तरों में हिंदी का कितना इस्तेमाल होता है? मैडम, हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसमें कहीं भी राजभाषा का जिक्र नहीं था, फरवरी 1948 में। बाद में 12, 13, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभाई बैठक हुई जिसमें 71 सदस्य भाग लिए और काफ़ी गहन चिंतन मनन के बाद हिंदी को इसलिए राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि वह जनमानस की भाषा थी, जनसाधारण की भाषा थी और मेजॉरिटी की भाषा थी। और जब हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई तब संविधान के आर्टिकल 343(1) के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी हमारे देश की राजभाषा होगी, यानी हमारी राजभाषा हिंदी होगी, उसकी लिपि देवनागरी होगी और अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। आर्टिकल 343(2) के अनुसार यह व्यवस्था किया गया कि संविधान लागू होने से यानी 1950 से 15 वर्ष तक जिस भाषा का प्रयोग पहले किया जा रहा था उसका प्रयोग हिंदी के साथ साथ जारी रहेगा। यानी 1965 तक का समय दिया गया क्योंकि उस समय स्थिति भाषाई मामले में हमारे तमाम उपकरणों के मामले में उतनी मजबूती नहीं थी, तो 15 वर्ष का समय दिया गया। अगर हमारे देश के तत्कालीन माननीय राष्ट्रपति महोदय चाहते तो जैसे तुर्किस्तान में तुर्की भाषा को लागू करने के लिए रातों रात आदेश पारित हो गया। मणिपुर में पहले मणिपुरी लिपि नहीं थी, रातों रात आंदोलन हुए और मणिपुरी लिपि वहाँ पर लागू हो गई। इसी तरह से अगर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय आदेश निकाल देते कि पूरा का पूरा कामकाज केंद्र सरकार का हिंदी में होगा, किंतु ऐसा संभव नहीं हुआ या संभव नहीं था। जो भी स्थितियां परिस्थितियां रही तो 1965 का समय दिया गया। फिर उसके बाद 5 वर्ष के बाद संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद एक आयोग बनाया गया, राजभाषा आयोग, खेर आयोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आर्टिकल 344(3) के अनुसार तत्कालीन गृह मंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। ये आयोग और संसदीय राजभाषा समिति दोनों के विचारों के निष्कर्ष के रूप में यह नतीजा हमारे सामने आया। अभी भी हम पूरी तरह से हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा में काम करने के लिए आदेश पारित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश में बहुभाषी लोग हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं। इंटायर दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, पूरब बहुत सारे लोग नॉन हिंदी लोग यानी हिंदीतर भाषी लोग रहते हैं, तो उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इसे मद्देनज़र रखते हुए 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट दोनों हाउसों द्वारा पारित किया गया। तो 1963 में कुछ रूल बनाए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण रूलिंग सेक्शन 3(3) यानी धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले जितने भी कागजात हैं वो केंद्र सरकार के कार्यालयों से द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले मैंडेटरी किए गए। द्विभाषी आपने बोला, द्विभाषी भाषा के लिए 1949 से लेके अभी तक काफ़ी लंबा वक्त, उसके बावजूद सरकारी दफ्तरों में क्यों नहीं हो रहा हिंदी का प्रयोग? सरकारी दफ्तरों में हिंदी का क्रम चल रहा है, हिंदी का प्रयोग चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से उसे होना चाहिए था कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। देखिए मैडम, 1963 में एक्ट बना, 1968 में रिजोल्यूशन पास किया गया जी संसद में। तो उस समय 1968 में कुछ प्रावधान किए गए कि पूरे देश में राजभाषा को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाएगा। उस वार्षिक कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित किए गए कि इस लक्ष्य के अनुसार आपको अपने सरकारी कामकाज करने होंगे जी, जिसमें धारा 3(3) का पूर्णतः पालन करना होगा। हिंदी में जो पत्र आते हैं उसका जवाब हिंदी में देना होगा। गौ क्षेत्र के लिए 55% का पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बहुत सारे कार्यालय करते हैं और लोग यह भ्रम करते हैं कि हमारे देश में
या पूर्वोत्तर क्षेत्र में या दक्षिण भारत में हिंदी में काम नहीं होता? कैसे नहीं होता है? आप केवल अपने तक सोचते हैं। आप सीपीओ की तरफ जाइए, सेना की तरफ जाइए और सैनिक बलों की तरफ जाइए, वो पूरा का पूरा काम हिंदी में करते हैं। आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है, वो चाहे लेह लद्दाख में हो या आपके अरुणाचल में हो या दक्षिण भारत में हो, कहीं भी हो, उसका 100% काम आपको हिंदी में मिलेगा। जी बिल्कुल, बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हिंदी के भविष्य के बारे में। हिंदी के समक्ष जाहिर तौर पर चुनौतियां तो बहुत है, लेकिन इसका हल करना भी हमारी ही जिम्मेदारियां है। जब तक हिंदी रोजगार के साथ नहीं जुड़ता, तब तक इसका विकास किताबी बातें बनकर रह जाएंगी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ी हैं। उषा जी, आपका संगठन क्या कर चुका है हिंदी के प्रसार के लिए? क्या भूमिका है आपके संगठन की हिंदी के प्रसार में, और भविष्य में आप लोगों की क्या कुछ योजना है? नमस्कार। हमारा संगठन हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, क्योंकि हमारे संगठन में प्राय सभी हिंदी भाषी हैं, सब मारवाड़ी महिलाएं हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने देश के लिए, अपनी भाषा के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें। तो इसके लिए हम लोग बच्चों को संस्कार और संस्कृति की शिक्षा देते हैं। बच्चों के लिए श्लोक की क्लासेस करते हैं, और उसके अलावा हमने अभी एक बाल पुस्तिका निकाली है, बनाओ कल सुनहरा। तो उसमें हमने बच्चों को ये सिखाने की चेष्टा की है कि कैसे पर्यावरण को सुधारें, कैसे जल संरक्षण करें, कैसे पक्षियों का ध्यान रखें, और इन सब के ऊपर छोटी छोटी कविताओं के रूप में बच्चों को सिखाने की चेष्टा की है, और वो पूरी हिंदी में है। तो ऐसी किताबें हमने 5000 किताबें छपवा के चारों तरफ स्कूलों में बांटी है, जिससे कि बच्चे इन सब चीज़ों को सीखें। और इसके अलावा हम चारों तरफ अंगदान, देहदान, नेत्रदान के ऊपर कार्य करते हैं, और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करते हैं। अभी हमने 2019 में अंगदान जागरूकता रैली एक साथ 31 अगस्त को निकाली। जी बिल्कुल, काफ़ी कुछ किया है आपके संगठन ने। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ पापुरी चक्रवर्ती है, जो कि जूनियर ट्रांसलेटर है। हिंदी के प्रसार में अनुवाद की भूमिका को आप कितना अहम मानती हैं? मेरे हिसाब से तो जो अनुवाद की भूमिका है वो बहुत अहम है, और विशेषकर ग क्षेत्र में, क्योंकि क क्षेत्र का जो है वो तो लगभग सभी हिंदी में काम करते हैं, जानते हैं, और मेरे ख्याल से वो लोग उस हिंदी का बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये ग क्षेत्र है उसमें मदर टंग जो है, मातृभाषा हिंदी नहीं है, और ज़्यादातर लोग हिंदी से वाकिफ़ तो है लेकिन बोलचाल में उसका प्रयोग करते हैं। तो कार्यालय में जो दस्तावेज़ वगैरह आते हैं उनका अनुवाद सही तरह से होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ मौजूद जो बद्री यादव जी है उन्होंने बताया है कि धारा 3(3) उस विषय में मैं बोलना चाहूँगी कि धारा 3(3) के जो दस्तावेज़ है उनका 100% हिंदी में या अंग्रेज़ी में, दोनों में ही द्विभाषी होना आवश्यक है। तो अनुवाद जो है, अगर कोई दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में जारी हो रहा है तो उसका हिंदी में सटीक तरीके से या फिर सटीक ढंग से उसका हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी अनुवाद, या फिर यदि कोई दस्तावेज़ हिंदी में जारी हो रहा है तो उसका सटीक अंग्रेज़ी अनुवाद बहुत ज़रूरी है। तो इस हिसाब से शायद अनुवादकों का जो रोल है या फिर भूमिका है वो बहुत ही अहम है। जैसे कि मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, बाकी कार्यालयों की तुलना में मैं अस्पताल में काम करती हूँ, कार्यरत हूँ, तो अस्पताल में काफ़ी कुछ रहता है जो मैंने अपने अनुभव से देखा है।
बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, केवल अनुवाद ही नहीं, क्योंकि हम लोग पेशेंट्स जो मरीज़ों से भी डील करते हैं, तो उनसे भी क्या होता है, जब मैं यहाँ हूँ तो केवल अनुवाद का ही कार्य नहीं देखती हूँ या फिर अनुवाद ही नहीं करती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे मरीज़ों से संपर्क करने में भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सभी तरह के मरीज़ आते हैं, तो उनसे भी हम लोग हिंदी में अगर ज़रूरत हो तो कैसे सटीक ढंग से उनसे जो है वार्तालाप करना है, कम्युनिकेशन करना है, उसके विषय में भी मैं उनको प्रशिक्षित थोड़ी देर करती आपको हूँ। रोकना चाहूंगी। कालीचरण जी, क्या क्षेत्रीय भाषा और हिंदी में अनुवाद सेतु का काम कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप देखिए क्षेत्रीय भाषा और हिंदी अनुवाद, तो आपको अपनी क्षेत्रीय भाषा है, हम असम से हैं, तो हमारी जो भाषा असमिया है ये आगे बढ़ेगी कैसे, या उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे, इसका विकास कैसे करेंगे। तो इसका विकास करने के लिए हमें उसकी जो कुछ ग्रंथ है या मूल्यवान रचनाएं हैं उनको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। और यही नहीं, यहाँ के काफ़ी लेखकों ने, यहाँ के स्थानीय लेखकों ने भी बहुत से पुस्तक हिंदी में ही शुरू से, तरुण आजाद ढेका नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने कवच की रचना की है, ये बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे बहुत से ऐसी किताबें हैं, महापुरुष शंकर देव के ऊपर है, महापुरुष माधव देव के जो ये स्थानीय लोग हैं इनके ऊपर भी मैं भी लेख लिख चुका हूँ हिंदी में इसका, और ये रचनाएं भी पब्लिश है। और दूसरी बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनका वो अनुवाद दूसरे लोगों द्वारा किया गया है। ऐसे अनुवाद तो मतलब बहुत ही कठिन कार्य है। ऐसे कहते हैं कि अनुवाद ना मूल हो सकता है, ना अनुवाद मूल से कहीं दूर जा सकता है। तो अनुवाद कैसा होना चाहिए? अनुवाद बिल्कुल मूल के नज़दीक होना चाहिए, और तभी अनुवाद उसको सुगम करके वो आगे लेके जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो अनुवाद है, ये अनुवाद के माध्यम से हम अपनी क्षेत्रीय भाषा को, या क्षेत्रीय भाषा ही नहीं और दूसरी किसी भाषा को भी अगर हम जानते हैं, मान लीजिए हम बांग्ला भी जानते हैं, असमिया भी जानते हैं, तो इन भाषाओं को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि सेतु का काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। त्रिवेदी जी, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंक में ग्राहकों से जुड़ने के लिए हिंदी का कितना इस्तेमाल होता है? सच पूछें तो क्षेत्रीय भाषाओं के बाद अगर किसी सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है भाषा का तो हिंदी ही है। क्षेत्रीय भाषाएं हैं, असम में हैं तो हम असमिया में बात करते हैं, और वो राजभाषा नियम के विरुद्ध भी नहीं है। और उसके बाद पूरे देश में अगर बात होती है तो सिर्फ हिंदी में होती है, उसके बाद अंग्रेज़ी का कहीं स्थान आता है। तो हिंदी अखिल भारतीय संप्रेषण के लिए बैंकों में, हम एक उदाहरण से इसको कहते हैं, कोलकाता से जब हम अपना, मेरा मुख्यालय कोलकाता में है, तो कोलकाता से जब हमारा कोई फ़ोन यहाँ आता है तो वो हिंदी में ही आता है जी। कोशिश की जाती है कि वो बात हिंदी में, मुंबई में कहीं भी। तो ये बैंकों में ग्राहकों से हो या प्रशासनिक स्तर पर हो, हिंदी एक प्रमुख भाषा है। वो तो बोलचाल की बात हो गई, लेकिन क्या हिंदी में आवेदन कर बैंक का खाता खोला जा सकता है? क्या बैंक के अधिकारी हिंदी में लिखी आवेदन को मंजूरी दे सकते हैं? देते हैं। कई बार उनकी व्यवहारिक कठिनाई होती है क्योंकि हमें उन पर दबाव नहीं डालना है। तो वैसी स्थिति में हमारे ऐसे लोग बैठे हैं जो उनकी व्यवस्था कर देते हैं, वहाँ तक आता है और हम अनुवाद करके उनको देते हैं। मैं एक बात यहाँ थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। आप कोई भी शिकायत हो, आप हिंदी में लिख के, असमिया में लिख के बैंक में दे दीजिए, ये स्वीकार्य होगा बहुत बढ़िया से, बहुत उसका उस पर कार्रवाई की जाएगी। कई बार कोई बैंकों में, कोई एक विशेष बैंक का नाम नहीं लूँगा, सभी बैंकों में मैंने देखा है, आप हिंदी में लिख दे चाहे क्षेत्रीय भाषा में लिख दे, कोई भी शिकायत उसको बढ़िया से उसको मतलब स्वीकार करके उस पर कार्रवाई की जाती है। हम यहाँ एक बात कह दें, चूँकि हम यहाँ एक संवाद माध्यम से जुड़े हुए हैं, कई बार कठिनाई होती है। एक व्यक्ति कोई हिंदी में आवेदन लेके किसी शाखा में जाता है, जरूरी नहीं है कि शाखा प्रबंधक उस हिंदी को, क्योंकि वो तकनीकी बात है, वो वास्तव में क्या कहा जा रहा है वो समझना पड़ता है। तो कई बार अगर उन्होंने तत्काल उनका उपाय नहीं किया, उन्होंने उसको आगे भेज दिया हमारे पास अनुवाद के लिए, तो उसको ये ना समझा जाए कि हिंदी वहाँ स्वीकार्य नहीं है। उनकी अपनी सीमाएं हैं, उस सीमा से वो हमारे माध्यम से पार हो जाती है। अब मान लीजिए मैं एक बात बोलता हूँ, अब जैसे त्रिवेदी जी ने बोला कि ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब इस 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं, तो क्या हम उन 2 लोगों को भी गिनती में ले लेंगे क्या? मतलब यही मानना पड़ेगा कि हिंदी में भी या क्षेत्रीय भाषा भी स्वीकार्य है। विजय जी, क्या हिंदी रोजगार की भाषा बन चुकी है? जी, रोजगार की भाषा तो बन चुकी है, और जैसा आप दूसरे पैनलिस्ट से पूछ रही हैं, उनके विभागों में हिंदी की जो संवैधानिक बाध्यताएं हैं वो तो हम उनका पूर्ण निर्वाह कर ही रहे हैं जी। लेकिन चूंकि हम जनसंपर्क की भाषा के रूप में विभिन्न बैंकों में, जैसे मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़ा हुआ हूं, तो एयरपोर्ट्स में, डाक खाने में, पोस्ट ऑफिस में,
या दूसरे या अस्पताल में जो लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ केवल संवैधानिक जो उसकी स्थिति है उसके साथ ही हम निर्वाह नहीं कर सकते, जनसंपर्क के रूप में भी हमें लोगों से जुड़ना होता है। और जनसंपर्क में अंग्रेज़ी उस रूप में एक मानसिक दबाव के रूप में तो होती है, लेकिन आप देखें कि थोड़ी ही देर में हमें हिंदी की आवश्यकता अनुभव होती है, क्योंकि जितने चैनलों से अंग्रेज़ी के दबाव महसूस किए जाते हैं वो एक साथ नहीं होते हैं, जबकि हिंदी की ज़रूरत हम सबको एक साथ पड़ती है। तो भले ही मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी में हूँ और कुछ एयरपोर्ट्स अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, उनका निजीकरण हो रहा है, उसके बावजूद भी जो प्राइवेट पार्टीज़ आ रही हैं एयरपोर्ट्स में, उनको संवैधानिक रूप से जिस क्षेत्र में है, वो का क्षेत्र में है, खा क्षेत्र में है या गा क्षेत्र में है, वहाँ की संवैधानिक बाध्यताएं उन पर भी लागू होंगी। एयरपोर्ट्स में जो एयरपोर्ट चलाएगा उस पर भी वहाँ की पूर्वोत्तर में है तो पूर्वोत्तर में जो स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है, दूसरी बात ये है कि अगर हमारे लिए कुछ कार्यालयीन स्तर पर अगर हमारे लिए कुछ टारगेट रखे गए हैं का खा गा क्षेत्र में, जैसे बद्री जी ने कहा, तो वो टारगेट खुद ही इस विचार के साथ, इस सुचिंतित विचार के साथ रखे गए हैं कि आपका टारगेट उस क्षेत्र में अधिकतम कितना हो सकता है। तो अगर हमारा गा क्षेत्र में 55% टारगेट है तो हम 55 के आसपास हैं ही। हम ज़रूरी थोड़ी है कि हम अगर 100% नहीं कर रहे हैं तो हिंदी पिछड़ जाती है। सिर्फ बात यह है कि मानसिक रूप से हम दबाव झेलते हैं। अंग्रेज़ी का भी वही प्रभाव है। उसका प्रभाव मानसिक इसलिए है कि हम उसके आदी हो चुके हैं जी। और हमें लगता है कि अगर हम उसमें अपने को प्रकट नहीं करेंगे, अपने को व्यक्त नहीं करेंगे, अभिव्यक्त नहीं करेंगे तो कहीं पिछड़े हुए न माने जाए। लेकिन भारत की न केवल हिंदी बल्कि कोई भी भाषा इतनी समर्थ है कि वो आपको अपनेपन के साथ जोड़ती है, जो अंग्रेज़ी में अपनापन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हिंदी में वो मिठास है जो अंग्रेजी में कभी भी नहीं मिलेगी। जी त्रिवेदी जी, हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए क्या खतरा है? क्योंकि अमूमन जब देखा जाता है दक्षिण भारत या फिर पूर्वोत्तर में सरकार कुछ करती है हिंदी को लेकर तो कहीं ना कहीं विरोध होने लगता है। तो क्या क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी को खतरा मानती हैं? अगर एक परसेप्शन है, कोई एक समझ है तो उसको हम तो धीरे धीरे ही दूर करेंगे, लेकिन ये नितांत सही बात है कि कोई खतरा नहीं है जी। खतरा भाषाओं पे कैसे होगा? हिंदी की और असमिया की, अगर हम हिंदी और असमिया को ही लें तो दोनों एक ही जाति की भाषा है। कैसे एक ही जाति की भाषा है? मैं हिंदी में एक शब्द कहता हूँ, वह आता है। आप इसको असमिया में कैसे कहेंगे बताइए? आप खुद बताइए। वह आता है, हिया ही वो। तो देखिए संरचना को, जो जानकार हैं वो अगर इस संरचना पर जाएंगे तो वह के लिए ही जाता है के लिए आहिबो। ऐसी को अंग्रेजी में जब कहते हैं हाँ तो एकदम संरचना बदल जाती है। तो जब संरचना की दृष्टि से दो भाषाएं एक हैं, क्रियाओं का प्रयोग उनके साथ एक है, तो कैसे एक भाषा दूसरी भाषा की बात? भाषाएं हिंदी में बिल्कुल मिली हुई हैं, एक साथ गुथी हुई हैं, कोई बाधा नहीं है। नहीं, और एक और इसको समझने की जरूरत है कि एक ही कुल गोत्र की दो भाषाएं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि भाषाओं की लिपि अगर देवनागरी हो तो वो भाषा हिंदी ना होते हुए भी देवनागरी लिपि के माध्यम से हिंदी का प्रचार या फिर प्रसार ही करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं एक बात और बीच में क्षमा जी कि आपने कहा कि पूर्वोत्तर में या किसी क्षेत्र विशेष में हिंदी का विरोध है, तो ज़मीनी हकीकत तो ऐसी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी अब हिंदी का विरोध है। तो ये सवाल अपने आप में विचारणीय है कि क्या वास्तव में कहीं पर विरोध है? एक भ्रम की स्थिति है। एक भ्रम है कि हिंदी नुकसान कर रही है, लेकिन यह भ्रम इसलिए किस तरह का नुकसान, उसको भी स्पष्ट होना चाहिए ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय भाषाएं दब रही है ये माना जाता है, ये थिंकिंग होती है कहीं ना कहीं। नहीं, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अभी जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी नई शिक्षा नीति लागू किए हैं। बच्चा पैदा होते ही अंग्रेजी कैसे सीख लेगा? वो तो उसकी मातृभाषा नहीं है। हमारे देश में किसी भी राज्य की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। तो अगर बच्चा क्षेत्रीय भाषा सबसे पहले सीखता या बोलता है, उसके माध्यम से अगर पढ़ाई होती है तो उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, तरक्की ज़्यादा होगी। और क्षेत्रीय भाषाएं, हिंदी जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है, उससे सारी भाषाएं मिली हुई हैं। प्राकृतिक भाषा है तो हिंदी अपने आप में मजबूत होगी, क्षेत्रीय भाषाएं अपने आप में मजबूत होगी। फिर एक लेवल में, प्राइमरी लेवल से आगे जा कर के आप मिडिल लेवल से आगे जाएंगे तो तमाम नए स्कोप, जैसे पेड़ की तमाम शाखाएं होती हैं, दूसरी भाषाएं आप सीखिए, पढ़िए, लिखिए। तो इस तरह से सबसे पहले क्षेत्रीय भाषा को मजबूत करना है। क्षेत्रीय भाषा तभी मजबूत होगी जब हम एक जो उस प्रदेश की मूल भाषा है
उसमें पठन पाठन कार्य शुरू करें या करावें, मैंडेटरी करें। और जब क्षेत्रीय भाषाएं मजबूत होंगी तो सारे क्षेत्रीय भाषाओं के बीच में एक समन्वय का काम करने के लिए एक भाषा की ज़रूरत होगी, ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को पूरा करने वाली भाषा हिंदी ही है, क्योंकि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की भाषा रही है। हिंदी के बारे में सबसे उच्च प्रयोग हम देख सकते हैं, प्रसिद्ध शायर इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इससे उच्च प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। और क्षेत्रीय भाषाएं तो ज़रूरी हैं ही। जब क्षेत्रीय भाषाएं मजबूत होंगी तो हिंदी अपने आप मजबूत होगी। और कहीं भी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी का कहीं प्रतिस्पर्धा की बात नहीं आती है। अंग्रेजी से भी कोई टकराहट की बात नहीं है। अंग्रेजी अपनी जगह पर है, क्षेत्रीय भाषाएं अपनी जगह पर है, हिंदी अपनी जगह पर है। क्योंकि अंग्रेजों ने ला दिया और वो हमारी मानसिकता के साथ जुड़ गई, हमारे प्रयोग में बह गई। इसको दूर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सरकार प्रयासरत है। अभी विदेशों में भी आप देख रहे होंगे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिंदी में ही उद्बोधन संबोधन करते हैं। हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री माननीय, कहीं ना कहीं जब से मोदी सरकार आई है हिंदी कहीं ना कहीं मजबूत होती दिख रही है पूरे देश की अगर बात करें। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए आप सरकार की बात बोल लें या दूसरे किसी की बात बोल लें या दूसरे किसी को जिम्मेदार ठहराएं, जिम्मेदार कोई नहीं है, जिम्मेदार हम हैं, हम जनता। हम जनता अगर ये ठान लें ना हम इसका प्रयोग करेंगे, सभी लोग ऐसा सोच लें तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी स्वतः रूप से आगे बढ़ती जाएगी और रुक भी नहीं रही है। जनमानस इसको स्वीकार कर ली है। और ये हमारे ये यादव जी, बद्री यादव जी ने बहुत ही अच्छा कहा है कि जब क्षेत्रीय भाषा अगर कमज़ोर रहेगी, बहुत ही कमज़ोर रहेगी, वहाँ हिंदी का प्रचार करेंगे तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, जब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर क्षेत्रीय भाषा जहाँ मजबूत रहेगी वहाँ हिंदी का प्रचार प्रसार करने से वो तो हिंदी का प्रचार प्रसार तो होगा ही और क्षेत्रीय भाषा भी बढ़ेगी। मतलब आप सभी जानते हैं कि सारे के सारे शब्द जितने भी आपके ये है वो सभी संस्कृत से आए हुए हैं। अब असमिया में जैसे पर्यंत है, मैं मित्रु पर्यंत याद जाम जैसे असमिया में बोलते हैं। अभी पर्यंत जो अगर हिंदी में बोलेंगे तो कई मतलब हिंदी जानने वाले लोग जो है वो बोलते हैं अरे वाह क्या प्रयोग किया है। तो ये तो असमिया के लिए आम बात है, ये तो हम लोग ऐसे ही प्रयोग करते हैं इसका। तो ऐसी बात है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी को मिलकर आगे बढ़ना है। तो क्षेत्रीय भाषा और हिंदी को मिलकर कुछ कह रहे हैं, बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ना है। मैं कहना चाह रहा था कि हिंदी भाषी हम लोग जो हिंदी क्षेत्रों से आते हैं और दूसरे क्षेत्रों में हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं, चाहे विभागीय स्तर पर या अपने व्यक्तिगत स्तर पर, हमारी एक छोटी सी एक दुविधा जरूर रहती है कि हिंदी भाषी व्यक्ति को हिंदी और हो सकता है अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई नहीं आती है, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं वालों को 3 भाषाएं 4 भाषाएं आती हैं। अगर आप असम में हैं तो आपको असमिया भी आती होगी, बांग्ला भी आती होगी और हो सकता है कि खासी बोडो भी आती होंगी। लेकिन हिंदी भाषी हम लोग जो हैं तो हम खुद ही अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं बरत सुन के कि जो लोग दूसरे क्षेत्रों में एक साथ 4 भाषाओं की महारती हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। पापुरी जी, आपसे आखिरी शब्द हम लेना चाहेंगे, कैसे होगा हिंदी का प्रसार, रोजगार की भाषा ये कैसे बनेगी, कैसे भविष्य बना सकते हैं हिंदी पर, आपकी आखिरी राय। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि रोज़गार में हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार में काफ़ी पद हिंदी के रिक्त पद भरे जा रहे हैं, नए पद भी आ रहे हैं। चाहे आप रेडियो में बात करें, ट्रांसलेटर्स की, कार्यालय में बात करें, राजभाषा प्रभारियों अधिकारियों की या फिर हिंदी अनुवादकों की, किसी भी चीज़ में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हिंदी का प्रचार प्रसार रोज़गार के माध्यम से बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से रोज़गार के माध्यम से बढ़ाना काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि अगर लोगों को जो है आय का स्रोत ये बने तो इस हिसाब से भी लोगों की रुचि आएगी और वो लोग जो रिक्रूट हो रहे हैं वो लोग, आय का स्रोत अगर हिंदी बनेगा तो लोगों की रुचि बढ़ेगी और उन लोगों के माध्यम से और भी लोगों को हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ेगा। जी बिल्कुल, ये रोजगार की भाषा बन चुकी है, जन व्यवहार की भाषा बन चुकी है और रोजगार की भी भाषा बन चुकी है। क्योंकि जितने भी मीडिया चैनल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, वहाँ पठन पाठन भी हिंदी में हो रहा है। इस तरह से
फंक्शनल हिंदी का प्रयोग काफ़ी धड़ल्ले से हो रहा है। ये रोजगार की भाषा बन चुकी है। जी त्रिवेदी जी, एक मिनट मैं बोलना चाहूँगा। जैसे कि पापोरी ने बोला कि रोजगार की भाषा बन गई हिंदी ट्रांसलेटर, ये बिल्कुल सही है। इसके हिंदी ट्रांसलेटर, हिंदी अधिकारी तो सभी जानते हैं। इसके अलावा जैसे कंटेंट राइटर है, जैसे दवा एक खरीदे, दवा का जो लिटरेचर है, ये दवा पानी के साथ मिला के खाइए, ये सुबह खाइए शाम खाइए, ये कंटेंट राइटर है। और ऐसे बहुत से अनुवाद जो ऑनलाइन माध्यम से नए क्षेत्र आ रहे हैं, नए क्षेत्र आ रहे हैं। तो जैसे कंटेंट राइटर हो गया आपका, फिर से ये एडवर्टाइजिंग हो गया, फिर आपका ये अनुवाद, काफ़ी सामग्रियों का अनुवाद या डबिंग, फिल्म का जो साउथ का जो हम हिंदी में देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो उसको हम कैसे मतलब कर सकते हैं। वो हिंदी मतलब इस तरह से हिंदी का रोजगार भी बढ़ रहा है, तो रोजगार की भाषा बन चुकी है। और ऑनलाइन ट्रांसलेशन, किताबों का ट्रांसलेशन भी ऑनलाइन माध्यम से होता जा रहा है। तो हम देखते हैं कि रोजगार के लिए हिंदी बहुत ही उपयुक्त भाषा है और इसके माध्यम से हिंदी भी बढ़ रही है और रोजगार भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। त्रिवेदी जी आपके आखिरी शब्द। जी तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी जगह बना चुकी है। जी बिल्कुल। त्रिवेदी जी आपके आखिरी शब्द। हम विश्वास करते हैं कि हिंदी अपने बलबूते पर जो उसकी सामासिक जो शक्ति है, जिसको लेकर ही हिंदी वास्तव में अस्तित्व में आई है, वो उसकी शक्ति, उसकी संभावना आने वाले समय में स्वयं को सिद्ध करेगी, कर रही है, करती जाएगी। जो छोटी मोटी शंकाएं और बाधाएं हैं, हिंदी के पास वो अपना तंत्र है कि वो उसको स्वयं दूर करेगी। जी बिल्कुल। विजय जी आपके आखिरी शब्द। मैं बहुत आशान्वित हूँ और मैंने जैसे कहा कि न केवल भविष्य बल्कि उसका अतीत भी स्वर्णिम रहा है और उस शक्ति के साथ हिंदी विश्व की आज दूसरी भाषा मानी जाती है, या हम कहें कि पहली भाषा के आसपास है, तो उसके कुछ मायने हैं, उसके कुछ अर्थ हैं और अपने को और आगे बढ़ा करके एक पूरे भूमंड पर हिंदी अपना स्थान बनाएगी, ऐसी मुझे पूरी आशा है। कालीचरण जी बहुत ही कम शब्दों में मैं आखिरी शब्द। एक ही लाइन में बोलूँगा। जी बिल्कुल। जैसे देखिए, हिंदी आगे बढ़ेगी, माने बहुत से उपाय हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन आपने जो आज एक चर्चा परिचर्चा का विषय रखा है, इससे भी हिंदी का एक माहौल सृजित होगा, लोगों में जाएगा और इस माहौल में तो यहाँ तो स्टूडियो में तो होगा ही, और इसके अलावा जो लोग देखेंगे इसको, उस पर भी एक प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी इस तरह का हम चर्चा करें। बद्री जी आखिरी शब्द। मैडम, हमारी शान, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारी जुबान हिंदी है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया था जी, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये हिंदी है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सलूट करना चाहिए जी। हमारी राजभाषा को सलूट करना चाहिए और सभी लोगों को, जैसे बहुत सारे राज्य सरकार में भी राजभाषा है, केंद्र सरकार की राजभाषा तो हिंदी है ही, तो सबको अपनी राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल, राजभाषा का सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हमें अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। तो हिंदी में भरपूर ताकत है जो लोगों को रोजगार तक ले जा सकती है। निश्चित तौर पर चुनौतियां बहुत है। अंत में हम कह सकते हैं कि 21वीं सदी में हिंदी की हालत को देखते हुए कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती है। हिंदी को जनता ने अपने श्रम के साथ विकसित किया है। ये तब तक जीवन बनी रहेगी जब तक ये आम जन से जुड़ी रहेगी। यदि जन समाज आज सूचना क्रांति और वैश्विक दुनिया से जुड़ रहा है तो इस दौर में हमें हिंदी में रचनात्मक बदलाव को भी स्वीकार करना चाहिए। नए ज्ञान विज्ञान की तकनीकों एवं रोजगार से जुड़े बिना किसी भी भाषा का विकास एवं विस्तार संभव नहीं। और हाँ, हिंदी के प्रसार की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी। इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। एक नए विषय को लेकर हम अगले हफ्ते एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।